हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट 24। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स 100 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया गया और साथ ही साथ आप इसका पीडीएफ दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमर नायक की प्रशासनिक प्रणाली भारत के निम्नलिखित वंशों में से किस में प्रचलित थी। अमर नायक की प्रशासनिक प्रणाली, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, विजयनगर वंश। फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कितना क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कौशल शब्द का प्रयोग किया जाता था। बताइए कि जो कौशल शब्द है इसका प्रयोग किया जाता था किस लिए। तो इसका प्रयोग करते थे रेशम के लिए, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रेशम के लिए। देखिए छोटा सा पॉइंट भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि कौशल शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता था। इससे निर्मित उत्तरीय वस्त्र जिसे साधु या फिर सन्यासी धारण करते थे उसे धूकुल कौशल कहा जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषाओं के मूल स्थान होने का सिद्धांत प्रतिपादन किया। किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है बाल गंगाधर तिलक, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मनुस्मृति में सरस्वती और द्रुष्टवती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था। मनुस्मृति में तो ध्यान दीजिएगा, द्रुष्टवती और सरस्वती के जो बीच का प्रदेश होता था उसको हम लोग ब्रह्मावर्त के नाम से जानते थे। सी करेक्ट होगा, ब्रह्मावर्त। नेक्स्ट वन देखिए, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है कहाँ से प्राप्त हुआ है। वैदिक देवताओं का वर्णन है कहाँ से प्राप्त हुआ है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बोगसकोई से। ठीक है, बोगसकोई करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान से पढ़िए, चारों पॉइंट्स को और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया था, बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट से कि इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 289 के तहत किया था। देखिए ये पॉइंट गलत है, क्योंकि वित्त आयोग का गठन जो कि 280 के द्वारा किया था, 280 आर्टिकल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकंड को कह सकते हैं कि गलत है। पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था और यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो कि पॉइंट्स बी गलत किया गया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन पहले वीडियो को एंड तक देख लीजिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक क्या है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो वो क्या है, जिसको हम लोग NCBC कहते हैं, और ये कह सकते हैं एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, और इनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित और उनके मोहरयुक्त आदेश द्वारा होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि वर्तमान में NCBC के अध्यक्ष कौन है, तो भगवान लाल साहनी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट देना, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे तरफ से रोज़ाना 50 क्वेश्चंस के साथ ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है गूगल फॉर्म के थ्रू। ठीक है, और साथ ही साथ 100 क्वेश्चंस के साथ हर संडे को ये फुल टेस्ट होता है, ऑनलाइन ही होता है। और डेली टेस्ट के बाद फ्रेंड्स रैंक लिस्ट भी जारी किया जाता है, और उसके बाद आपको तुरंत PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप बाद में क्वेश्चंस का रिविजन कर सकें। ठीक है, और इसमें जुड़ने के लिए आपको करना क्या है कि हर महीने में स्टार्टिंग में क्या होता है कि हर महीने के स्टार्टिंग में आपको 49 रुपये पे करना होता है, और पूरे महीने आप इस ग्रुप में टेस्ट लगा सकते हैं, यानी कि 30 दिन आपको टेस्ट दिया जाएगा। साथ ही साथ उसका जो भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर में आप बात कर सकते हैं, या फिर आपको करना कुछ नहीं है, 49 रुपये पे करना है इसी नंबर पे, गूगल पे या फिर फ़ोनपे से 49 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर डिटेल्स में आप बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज से पूछ सकते हैं जो भी चीज़ें आपको पूछनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है नई दिल्ली में। ए को टिक करेंगे, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिवस 1 जुलाई को मनाया गया था।
तो बताइए यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए और तीनों में से कौन सा सही आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे दोनों मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 29 जून पीसी महालनोबिस की जयंती के रूप में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, जिसको हम लोग नाफ्टा के नाम से जानते थे, इसके बदले में नया व्यापार समझौता लागू हुआ, इसका नाम अभी क्या रखा गया। तो अगर आप हमारे शाम वाले वीडियो के साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, मैंने आपको इसके बारे में 2 से 3 दिन पहले ही बताया था। तो नाफ्टा का नया नाम जो क्या हो गया, तो उसका नया नाम हो गया USMCA, यानी कि हम कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। क्लियर, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, इससे जुड़ी जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया पढ़ सकते हैं कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच एक नया मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जिसको हम लोग अब जानते हैं USMCA। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। और ये जो है नाफ्टा का स्थान ले लिया, 1 जुलाई 2020 से ये लागू हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि भारतीय सेना ने हाल ही में शक्तिशाली ड्रोन भारत को पूर्वी लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी कि कह सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निगरानी के लिए रखा। इस ड्रोन को विकसित किया गया किसके द्वारा? इस ड्रोन को विकसित किया गया DRDO के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी विशेष स्थान पर DNA कड़ी को तोड़ने के लिए किया जाता है? DNA कड़ी को तोड़ने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्टेज एंजाइम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कोर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कोर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा मरुस्थल का मध्य क्षेत्र। ठीक है, मरुस्थल का मध्य क्षेत्र। ध्यान रखिएगा कोर प्रभाव, तो इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे कोर प्रभाव एक्चुअली में होता है क्या। देखिए, कोर प्रभाव जनसंख्या या फिर सामुदायिक संरचनाओं पे परिवर्तन को संदर्भित करता है, जो 2 परितंत्रों की सीमा पर होता है। ठीक है, सीमा पर होता है, 2 परितंत्रों की सीमा पर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि अल्प अवधि का सरकारी प्रतिभूति पत्र कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ट्रेजरी फंड। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ट्रेजरी फंड। अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट हम पढ़ सकते हैं कि ट्रेजरी बिल जो होता है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट डॉक्यूमेंट्स है, जो कि भारत सरकार की ओर से RBI द्वारा जारी किया जाता है। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस निकाय को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र वित्त आयोग को कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका के बारे में आपको जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिखे गए इनके बारे में बात कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। यह उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड पॉइंट है कह रहा है कि मूल रूप से इसके द्वारा राज्यों को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया। देखिए ये पॉइंट गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये मूल रूप से नहीं था। इसमें संविधान में जब संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, उसके थ्रू इसको जोड़ा गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि थर्ड पॉइंट गलत है, मूल रूप से नहीं था। तो फर्स्ट और सेकंड सही होने की वजह से हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 1 और 2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि कलिंजर का किला जो मध्यकाल के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक दुर्ग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन की संरचना तय करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन की संरचना तय करने की शक्ति किसमें निहित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद में निहित है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि संविधान के 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के तहत संसद को संविधान में अनुच्छेद 239 के ए शामिल करके एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधायिका या फिर मंत्री परिषद या फिर दोनों बनाने का अधिकार दिया गया। यानी आर्टिकल कौन सा है? 239 के ए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में मंगल ग्रह के लिए एक उपग्रह को प्रक्षेपित किया। इस प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों को पढ़ करके बताइए कि कौन सा कथन जो कि सत्य है।
तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि यूएई का पहला अरब, यानी कि यूएई पहला अरब ऐसा देश बन गया जिसने मंगल ग्रह पर अपना उपग्रह भेजा हो। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कि यह प्रक्षेपण चीन के स्पेस सेंटर से किया गया। देखिए ये पॉइंट गलत है, क्योंकि चीन से नहीं, जापान के सहयोग से जापान के स्पेस सेंटर से किया गया। तो सेकेंड पॉइंट गलत हो जाता है और इस उपग्रह का नाम होप रखा गया, होप मार्स मिशन, जो कि ये बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है? पहली चेयरपर्सन बनी है सोमा मंडल। ठीक है, सोमा मंडल, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी और भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में बागवानी का समर्थन करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? और वो राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, बी करेक्ट है। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। जीएसटी यहाँ पे ध्यान रहेगा, जीएसटी कौन सा कर है? तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। संविधान सभा के संदर्भ में, ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। 1, 2, 3 सभी के सभी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला सफलतापूर्वक क्लोन हिरण का नाम क्या है? पहला सफलतापूर्वक क्लोन हिरण का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया क्या? डेवे, ऑप्शन बी करेक्ट है, डेवे। नानू आसन किसे कहा जाता था? नानू आसन के नाम से किसे जाना जाता था? तो नानू आसन के नाम से श्री नारायण गुरु को जाना जाता था, ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोर्सिका द्वीप के साथ कौन जुड़ा हुआ है? कोर्सिका द्वीप के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध कोर्सिका द्वीप के साथ था, ध्यान रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कोर्सिका जो द्वीप है वो किस देश के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो फ्रांस के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से अंग्रेजों से हार गए थे? फ्रांसीसी जो थे वो पूरी तरह से अंग्रेजों से हार गए थे, और वह युद्ध कौन सा था? तो वह युद्ध कह सकते हैं कि वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 22 जनवरी। ठीक है फ्रेंड्स, 22 जनवरी 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। अब वांडीवास कहाँ पे पड़ता था? तो वांडीवास तमिलनाडु के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम न्यू ईयर्स ऑनर्स सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो फार्मूला 1 ड्राइवर जो है लुइस हैमिल्टन काफ़ी फेमस है, और इनको हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा सम्मानित किया गया, लुइस हैमिल्टन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि KVIC यानी कि खादी और ग्रामोदय उद्योग द्वारा हाल ही में किस राज्य में मोनपा हस्त निर्मित कागज़ निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? मोनपा हस्त निर्मित कागज़ निर्माण इकाई की स्टार्टिंग की गई है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखकर आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और स्कोर अपना ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कितना आप स्कोर कर पाते हैं। हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कैबिनेट की जो नियुक्त समिति है कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है? तो के सिवान जो है इसरो के चेयरमैन, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि शैडो जो कैबिनेट है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? शैडो कैबिनेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ग्रेट ब्रिटेन से, बी करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी के स्थापना किसने की थी? नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1914 में, 31 अक्टूबर 1914 को किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पद्मनाथ पिल्लई। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नायर सर्विस सोसाइटी नायर समुदाय के सामाजिक उन्नति और कल्याण के लिए बनाई गई संस्था है, जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी हिस्से में यानी कि केरल राज्य में पाई जाती है। इसे मंथु पद्मनाभ पिल्लई के नेतृत्व में स्थापित किया गया था 31 अक्टूबर 1914 को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम HCl के नाम से जानते हैं, इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम के रूप में हम लोग जानते हैं किसे? म्यूरिएटिक अम्ल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दालों में प्रोटीन की प्रचुरता, बिल्कुल सही। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, बिल्कुल सही। अनाज हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि अनाज जो है आपको कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अधिक मात्रा में देता है, तो अल्प नहीं, ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में, ठीक है, तो ये पॉइंट्स गलत हो जाता है। सब्जियाँ खनिजों का समृद्ध स्रोत होती हैं, तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सही आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, लीनियस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है कि टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? टीएमवी शब्द, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, टीएमवी शब्द का मतलब कह सकते हैं टोबैको मोज़ेविक वायरस, यानी कि विषाणु से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है कि विकिरण प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सा है? विकिरण प्रकाश के रूप में प्रयुक्त जो निष्क्रिय गैस है वो कौन सा है? तो उसमें लोग नियॉन का प्रयोग करते हैं। डी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया? हाल ही में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया किसे? पंडित सतीश व्यास, ठीक है, पंडित सतीश व्यास। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेडोका बने भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? लियोन मेडोका, ध्यान रखिएगा, गोवा से संबंध रखते हैं और ये शतरंज के काफ़ी फेमस जो कि प्लेयर बन चुके हैं 67वें ग्रैंड मास्टर के रूप में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह-1 का सफल परीक्षण किया? फतह-1 का सफल परीक्षण किया, ध्यान रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है कि फतह-1 की मारक क्षमता कितनी है? 140 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, और ये पाकिस्तान के द्वारा जो कि विकसित की गई है, परीक्षण किया गया इसका सफलतापूर्वक। निम्नलिखित में से भारत में किस संरचना या फिर स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामिक सिद्धांतों और सजावटों का प्रयोग हुआ था? इस्लामी सिद्धांतों और सजावटों का प्रयोग हुआ था, और वो कह सकते हैं अलाई दरवाज़ा, ठीक है, अलाई दरवाज़ा। मार्च 2021 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, कितनी बार किया जा चुका है? मार्च 2021 तक। तो ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के थ्रू, ठीक है, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि क्या होगा यहाँ पे सही आंसर, कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम एक एक करके देख ही लेते हैं। पहला पॉइंट से कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। रामनाथ कोविंद भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में सेवारत है, जो कि ये पॉइंट गलत है। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि 15 से 17 तक बिहार के 26वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो ये पॉइंट सही है। देखिए यहाँ पे 13वें नहीं, ये वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड तो करेक्ट होगा, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किस प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी द्वारा लिखी पुस्तक है? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। निम्नलिखित विटामिनों पर विचार कीजिए, यानी कि नियासिन, पैराडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन और थायामिन। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए, 4 विटामिन। तो पूछा जा रहा है कि विटामिन जल में विलय कौन कौन सा है, बताइए, जल में विलय विटामिन कौन कौन सा है? तो आपको पता है कि जल में जो घुलनशील विटामिन होता है बी और सी होता है, ठीक है, तो बी और सी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सभी के सभी नियासिन, पैराडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन और थायामिन, ये सभी जो है बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि सभी के सभी होगा जल में घुलनशील है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है, यानी कि वायरस के कारण होने वाला रोग नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है हैजा, ठीक है, हैजा जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। मानवों में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख कहलाता है।
मानवों में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला जो मुख कहलाता है पाइलोरस कहते हैं। ठीक है, पाइलोरस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। यानी 2 पॉइंट देखे, दोनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि सही आंसर क्या होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि एनआरआई डे जो होता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये पॉइंट्स गलत हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 का विषय जो था वो कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पहला पॉइंट गलत इसलिए था क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है और 10 जनवरी को क्या होता है तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट इसलिए गलत है, लेकिन सेकेंड पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इस थीम को आप याद रखिएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, केवल और केवल 2। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में यानी कि मार्च 2021 में भारतीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन के अनुसार किस देश की सिविल परीक्षा भर्ती एजेंसी भारत के संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी? और वो देश कौन सा है? अफगानिस्तान, डी टिक करेंगे। पुस्तक द लास्ट सोल किसके द्वारा लिखा गया? द लास्ट सोल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? काफ़ी इनकी पुस्तक चर्चा में रहती है और मैं आपको बता दूं कि द लास्ट सोल जो पुस्तक है वो ओल्गा टोकारजुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि एमॉक्सिलिन निम्न का अर्ध कृत्रिम संसाधन है। एमॉक्सिलिन, तो ये पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन का अर्ध कृत्रिम संसाधन है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका, पिछली बार बिहार एसआई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना हम समझ सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिशिर कुमार घोष। एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, पिछली बार एग्जाम्स में यही गलती की गई थी काफ़ी लोगों के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा में, पहला चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि किस भाषा की ये पत्रिका थी, तो बांग्ला भाषा के एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र है। भारत के सबसे पुराने समाचार पत्रों में इसकी गिनती होती है। इसका प्रकाशन जो है वो 20 फरवरी 1868 को हुआ था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि इसकी स्थापना 2 भाइयों यानी कि शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। और एग्जाम्स में पिछली बार क्या हुआ था कि शिशिर कुमार घोष ना दे करके मोतीलाल घोष दे दिया था, तो काफ़ी लोगों ने इसमें यही गलती कर दी और उनको याद ना होने की वजह से उन्होंने गलती करके आया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा कि शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों ने मिल करके की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कौन सुमेलित नहीं है? हॉफमैन कप का संबंध टेनिस से बिल्कुल सही है। अजलान शाह जो ट्रॉफी होता है, कप होता है, उसका संबंध हॉकी से बिल्कुल सही। सुधीरमन कप यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित होता है, ये गलत है। और उबेर कप बैडमिंटन, ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और अक्सर यहाँ पे हॉफमैन कप पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट वन, ए कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था? ए कोड ऑफ हिंदू लॉ, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मनुस्मृति का सर्वप्रथम जो कि संस्कृत ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट वन की राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किसका विरोध किया? राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया? तो सही आंसर यहाँ पे होगा बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा, तीनों का विरोध किया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे? वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न की सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो 2021 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो इस वक्त जो 2021 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 आई है, तो इसमें भारत की जो रैंकिंग मिली है 139 मिला है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, 139। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, पिछले 4 वर्षों से लगातार 4 बार फिर से टॉप किया फिनलैंड। फिनलैंड टॉप पे रहा सबसे खुशहाल देशों की सूची में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किस राज्य की मुदिता मिश्रा ने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2021 में प्रथम पुरस्कार जीता है? मुदिता मिश्रा ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 में प्रथम पुरस्कार जीता है
उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा। यहाँ स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित 24वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2021 के तहत राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में यूपी की मुदिता मिश्रा ने प्रथम पुरस्कार जीता है, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद की जयंती कब होती है, तो ध्यान रखिएगा 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके मैच करते हैं। जो स्लेट है वो क्या है, एक प्रकार का केंद्रित सेल है, यानी ए का 2 के साथ मैच होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी को टिक करके निकल सकते हैं। लिग्नाइट की बात करें तो ये हम कह सकते हैं एक प्रकार का औषधि सेल है, ठीक है। लिग्नाइट कोयला, और कोयला औषधि सेल के अंतर्गत आता है, तो बी का 4 के साथ बिल्कुल सही। और बॉक्साइट की बात करें तो ये अहलौह खनिज है, ठीक है, अहलौह खनिज है। ग्रेनाइट आपको पता है, ग्रेनाइट अग्नि सेल के अंतर्गत आता है, अग्नि चट्टान के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर है। सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया। सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया, स्वेस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। डी विल बी करेक्ट आंसर। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। बताइए कि यमुना नदी में नहीं मिलती है, यानी हम कह सकते हैं कि यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो केन, बेतवा और चंबल ये तीनों की तीनों यमुना की सहायक नदी है, लेकिन सोन यमुना की सहायक नदी नहीं है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था, तो पूर्व नाम इसका कह सकते हैं कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, दून के नाम से जानते हैं, ठीक है, दून। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की सीडी रोम है एक, सीडी रोम है एक, तो ध्यान रखेंगे सीडी रोम एक प्रकार का मैग्नेटिक मेमोरी होता है, बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेडेशन सम्मान से सम्मानित किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेडेशन सम्मान से सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया, तो अमरेश कुमार चौधरी। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, अमरेश कुमार चौधरी। अगला देखिए, हाल ही में चंडीगढ़ और किस स्थान के बीच भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। चंडीगढ़ और किस स्थान के बीच भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है, तो राइट आंसर होगा हिसार, ठीक है, हिसार यहाँ पे करेक्ट होगा, हिसार। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, चंडीगढ़ और हिसार के बीच भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। यह उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना यानी उड़े देश का आम नागरिक के तहत चंडीगढ़ से हरियाणा के हिसार तक चलेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। सबसे पहला मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि नेल्सन मंडेला दिवस प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 18 जुलाई को। और अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, तो ये दिया गया था हाल ही में रवि गायकवाड़ को। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और वो कौन सा है, एड्रीनेलिन, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है कि जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा। जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, तो उसमें होता है कि धातु का ताप जो वो बढ़ जाता है, यानी कि राइट आंसर होगा धातु का ताप बढ़ जाता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन जो वो किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा, तो रेक्टिफायर के द्वारा। सी को टिक करेंगे, रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जमने पर क्या होता है कि अगर बोतल में पानी रखा गया और वो जमता है तो वो टूट जाएगी। इसका कारण ये होता है कि जैसे ही पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ने के कारण वो बोतल टूट जाएगा। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इस वजह से। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन पश्चिमी घाट के बारे में सही नहीं है, ठीक है।
पश्चिमी घाट के बारे में सही नहीं है। तो अच्छे से चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि क्या गलत किया गया। तो पहला पॉइंट से कि पश्चिमी घाट को 2012 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था, बिल्कुल सही है। और सेकंड पॉइंट है कि डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ये पॉइंट गलत है। आपको पता है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी के रूप में अगर हम बात करें तो वो कौन सा होता है, अनाई-मोदी। ठीक है, अनाई-मोदी यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये पॉइंट्स गलत है। और पिछली बार की जो कि मेंस में क्वेश्चंस पूछा भी गया था, अनाई-मोदी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई-मोदी। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। क्या, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप बाकी को पढ़ करके याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन दिल्ली में किस वर्ष हुआ था। दिल्ली में किस वर्ष किया गया था, 1928 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1928 में। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल कब होता है, 352 आर्टिकल के तहत, और ये टोटल 3 बार लगा है। ठीक है, 3 बार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1962, 1971, 1975 में। हाल ही में चर्चा में रहा मार्स रोवर क्यूरियोसिटी ने मंगल ग्रह पर 3000 दिन पूरे कर लिए। यह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था, बताइए। क्यूरियोसिटी जो है वो 3000 दिन हाल ही में मंगल पर पूरा कर चुका है, तो ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महेदी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। महेदी वन्यजीव अभयारण्य जो वो किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा गोवा। ठीक है, गोवा को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि महादेई या फिर महेदी कह सकते हैं, वन्यजीव अभयारण्य उत्तरी गोवा जिले में स्थित है। बंगाल टाइगर्स की उपस्थिति के कारण इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघ आरक्षित घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक चला था, और पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो कह सकते हैं कि हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए बॉम्बे योजना 1944 में प्रस्तुत की गई थी, बिल्कुल सही। बॉम्बे योजना का निर्माण जे.आर.डी. टाटा और उनके सहयोगियों ने किया था, बिल्कुल सही। जन योजना का प्रस्ताव एम.एन. रॉय ने तैयार किया, बिल्कुल सही है। लेकिन सर्वोदय योजना का प्रस्ताव विनोबा भावे ने तैयार किया, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि सर्वोदय योजना का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण, यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन भाग नहीं लेता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन भाग नहीं लेता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री भाग नहीं लेता है, बी को टिक करेंगे। निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी। ये जो नहीं होता है ना पेपर में, बहुत ज़्यादा गलती करा जाता है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा थोड़ा सा समझदारी से। नहीं अक्सर नहीं दिखता है, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी, सही आंसर होगा सरस्वती पत्रिका की स्टार्टिंग की गई थी महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख किस लेख के तहत किया गया, यानी किस आर्टिकल के तहत किया गया सदस्यों की अयोग्यता। तो सही आंसर होगा आर्टिकल 102। ठीक है, 102। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अनुच्छेद 102 संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। इसमें अयोग्यता के लिए 5 प्रमुख आधार है। पद का लाभ, अस्वस्थ मन, दिवालिया, नागरिक नहीं, और यदि वह किसी कानून के तहत अयोग्य है। ठीक है, इस तरह से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में निम्नलिखित में से संबंधित है। आर्टिकल 59 का संबंध किससे है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। राष्ट्रपति के पद की जो शर्तें हैं वो 59 के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पदों की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद से संबंधित है, और 61 आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, और 58 की बात करें तो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताओं से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 2020 में किस राज्य ने एक पलायन आयोग की स्थापना की है। पलायन आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो पलायन आयोग का स्थापना किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट वन कि कारवेटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। कारवेटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है।
तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, तमिलनाडु। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो बताइए कि 2020 में जो मनाया गया इसका थीम क्या था। तो 2020 में जो मनाया गया इसका थीम था ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न ये बनता है कि एक कोशिकीय कवक का उदाहरण है, एक कोशिकीय कवक का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका PDF मैंने आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या, ईस्ट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि एक कोशिकीय कवक का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि क्षोमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले गैसीय मिश्रण कौन से चक्र के माध्यम से प्रकृति में चक्रण करते हैं, कौन से चक्र के माध्यम से प्रकृति में चक्रण करते हैं। तो भू जैव रसायन चक्र, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारी जल क्या होता है, भारी जल क्या होता है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, भारी जल जो है वो कह सकते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिकों से बना जल, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, हाइड्रोजन के समस्थानिक जिसे D2O कहते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड वही होता है भारी जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10, 15, 12, 13 और x का अंकगणितीय माध्य 14 है तो x का मान क्या है। तो सिंपल सी भाषा में कैसे इसको निकालते हैं, देखिए जितने भी दिया गया इसको हम जोड़ लेंगे और माध्य जो है, माध्य क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग और उनके बटा में उनके जितने भी संख्या होते हैं उनका हम लोग डिवीजन करते हैं, यानी कि भाग देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, तो सभी को पहले जोड़ लेते हैं, कितना है। तो देखिए 13 और 12 25 और 25 15 40 और 10 50, यानी कि 50 प्लस x, और मैं 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड करूँगा तो राइट साइड में मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 14 5 70 हो जाता है, यानी x की वैल्यू कितनी निकल गई 20। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हिमा दास 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ती है, यदि वह 70 मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार ट्रैक को कवर करती है तो वृत्तीय ट्रैक को पूरा करने में उसके द्वारा लिया गया समय क्या है। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि एक वृत्तीय ट्रैक है, ठीक है, एक वृत्तीय ट्रैक है और वो 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ती है। तो अब ये जो ट्रैक बनाया गया इसका जो रेडियस है वो कितना, 70 मीटर की त्रिज्या, यानी कि इसका रेडियस 70। तो हम क्या करते हैं, हमें जो ट्रैक निकालना है, तो मान के चलते कि ये ट्रैक जो हुआ टोटल हमारा लेंथ हो गया, तो ये ट्रैक क्या हुआ, ये ट्रैक आपका हो गया परिधि। तो परिधि हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 2πr, तो पाई के जगह पे 22/7 और r के जगह पे मैं 70 रखता हूँ, तो ये आपका 70 से 10 बार में कटेगा, यानी कि टोटल हमारा लेंथ हो गया कितना, 22 × 10। ठीक है, ये लेंथ हो गया। अब जब लेंथ निकल गया और हमारे पास उसका स्पीड पता है तो हम वहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम यहाँ पे दिया गया कितना, टाइम हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि स्पीड से डिवीज़न कर देते हैं। यहाँ पे देखिए तो 10 दूना 20, यानी कि 20 25 100 कटा, तो 22 25 110, क्लियर, 110 सेकेंड उसको समय लगेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात समझ में आई। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली प्राकृतिक संख्या और पहली पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो पहली प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5, ये हो गया। और पहली पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से लेकर स्टार्ट होता है, 0, और इन दोनों के गुणनफल पूछा जा रहा है, तो अब 0 से कोई भी संख्या में गुणा होगा तो 0 ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो वो गंडकी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो पश्चिमी चंपारण, यानी कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो कि 1978 में स्थापित किया गया था। निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा बिहार में स्थित है और यह श्री गुरु गोविंद साहिब का जन्म स्थान है। तो आपको पता है कि गुरु गोविंद साहिब का जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था और तख्त श्री हरमिंदर जी जो है वो पटना में स्थित है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य में हुई थी। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य में हुई थी और वो राज्य बिहार। झिझिया नृत्य का संबंध बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला लोकायुक्त था। बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे। श्रीधर वासुदेव सोहनी। ठीक है, सोहनी, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कवर किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इसका PDF मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।